अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हलीमा खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद एक पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि पीटीआई को तकसीम करने में हलीमा खान का बुनियादी किरदार है। वजीर आला ने इमरान खान से यह भी शिकायत की कि हलीमा खान पार्टी चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। उनका तमाम वी लॉगर्स के साथ राब्ता है और उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। उनका यह भी कहना था कि हलीमा खान की वजह से हम मुत्तहिद होने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का मकसद पूरा कर रहे हैं। हलीमा खान ने गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए न सिर्फ इन तमाम इल्जाम को मुस्तरद किया, बल्कि अली मीन गंडापुर से इन इल्जाम के सबूत भी मांगे हैं। उनका कहना था कि गंडापुर साबित करें कि मैं किस वी लॉगर को कंट्रोल करती या फीड करती हूं। हलीमा खान ने यह भी कहा कि अगर मैं एमआई एजेंट हूं तो क्या इसके लिए मुझे पूरा दिन कब्रिस्तान में खड़ा किया जाता रहा। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि इमरान खान की बहनों ने पार्टी मामलात में मुदाखलत नहीं की। उनका यह भी कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बहनों को किसी एजेंसी की हिमायत हासिल हो। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हलीमा खान जो है वो सूबाई बजट समेत कुछ और भी मामलात है जिसकी वजह से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और उनके दरमियान हमने एक टेंशन जैसी सिचुएशन देखी। अब दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि वो पीटीआई को वापस लेकर आए और पीटीआई कायमा कमेटियों का फिर से हिस्सा बने। उनका यह कहना था कि हमारी कोशिश ये भी होगी कि पार्लियामेंट का पूरी तरह से वो हिस्सा रहे और पीटीआई वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है कि अब भी कायमा कमेटियों में आ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इत्तलात ये हैं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में कुछ रहनुमाओं ने कायमा कमेटियों में वापसी की राय दी है, जबकि एक मीटिंग में अरकान ने सलमान कमरादे से कहा है कि वो इमरान खान से कायमा कमेटियों में वापसी पर बात करें। अब एक तरफ तो अली मीन गंडापुर और हलीमा खान के दरमियान जो जारी बयानबाजी है और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों में वापस आने का कोई इम्कान है या नहीं, इन दो हवालों से प्रोग्राम में जब बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो ये जो बयानात हमने देखे हैं हलीमा खान साहिबा और अली मीन गंडापुर की जानिब से, अब इस वक्त मैं पार्टी का जो है वो रद्द-ए-अमल आपसे जो है वो जानना चाहता हूं। ये ऐसी सिचुएशन क्यों हुई और अब हम जो खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो एक देख रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो कहा है कि इख्तलाफात जो है वो खत्म किए जाएं और बयानबाजी ना की जाए। इस हवाले से जरा बताइएगा ये क्या मामला है। देखिए सर, मैं रहमान अज़हर भाई इसे आपके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब की तरफ से सख्ती से ये कन्वे किया गया कि कोई भी इसके ऊपर बयानबाजी नहीं करेगा। देखिए, whatever has happened is sad and unfortunate. It should not have happened in the first place. मगर क्योंकि अब ये इमरान खान साहब के इल्म में आ चुका है और उस पर वो सबको रोक चुके हैं, तो मेरा बस ये पार्टी जिम्मेदार इस पर तो बात करना मुनासिब नहीं है। एक तरफ हमारी बड़ी बहन है और एक तरफ हमारे भाई है जो कि खान के एतमाद से चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो इसके दौरान मैं जरूर कोई बात लेता, मगर इमरान खान साहब क्योंकि रोक चुके हैं तो पार्टी का कोई भी जिम्मेदार इस पे इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जाहिर बात है अब खबरें तो रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन आपके ख्याल में इस तरह की सिचुएशंस, चले इस सिचुएशन की ना भी बात करें, इससे पहले भी हमने देखा है कि शेख साहब पार्टी में ऐसा लग रहा है, ये तासुर ये जाता है कि जैसे पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात है, कुछ धड़ेबंदी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये तासुर क्यों बार बार आता है? क्या कोई लीडरशिप का जो ये रहा है, हाँ। ये रहा है और ये भी अगेन आई वुड से इट इज अनफॉर्चुनेट, एक ऐसी पार्टी जिसको लोगों ने करोड़ों वोट दिए हैं, जिसका कायद नाहक अंदर है, कायद की जौजा नाहक अंदर है और जो इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन कर चुके हैं, जिस पार्टी के कायद को रिहा करने के लिए टी चौक में 14 शोहदा जो हैं उनकी लाशें हमारे सामने हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिर जब कोई लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और बाहर इख्तलाफ का समा पैदा होता है, जिससे मीडिया को सोशल, ऑब्वियसली आपने तो जो चीज देखनी है आपने तो उसको रिपोर्ट करना है,
तो वो जब ऐसा समा पैदा हाँ। होता है उससे पार्टी को नुकसान होता है। इसी हवाले से आज से 1-1.5 महीना पहले इमरान खान साहब का मैसेज आया, जो ट्वीट हुआ। मुझे याद है खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई ऐसा बयान जिससे इख्तलाफ की फिजा पैदा हो, पार्टी में तकसीम का खदशा हो, उस देने वाले को उस बयान या उस बयानबाजी पे मैं खुद पार्टी से फारिग कर दूंगा। मैंने उसको ट्वीट किया। तो कह रहे कि ये मकसद है कि अनफॉर्चुनेट है, बट जब आप पार्टी के कायद को अंदर कर देते हैं तो इट्स लाइक, कायद तो हमारा सर होता है ना जिस्म का, तो एक हेडलेस सा वो हो जाता है। और फिर इतने चैलेंजेस, फसाइयत अपनी जगह पे, केसेस अपनी जगह पे, PDM-2 की हुकूमत हो जो कोई भी मौका ना जाने देती हो, तो फिर इस किस्म के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो जाती हैं। मगर अगेन आई वुड से इस पार्टी के अंदर इख्तलाफ जैसी बीमारियों को सिर्फ एक ही डॉक्टर दूर करता है हमेशा, उनका नाम इमरान खान। हम सब एक ही रिश्ते से जुड़े हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल इलाकों के लोग हैं, और वो रिश्ता इमरान खान की जात है। तो ये वो और भी वक्त गुजर गए, बहुत से क्राइसिस आए, क्राइसिस पैदा किए गए। फिर वो लोग जिन्होंने मुसल्लत किया है इस PDM-2 की हुकूमत को, वो और ये PDM की हुकूमत, ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जितने कोई इख्तलाफ हुई वो ज्यादा वो हवा देती जाती है। हाँ। मुखालिफ इसी तरह काम करते हैं। तो इख्तलाफ पैदा करने वालों को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेज पे, तंजीम के किसी भी जगह पे हो, क्योंकि पब्लिक जो है वो खान की रिहाई के लिए शेख साहब देखना चाहती है, ड्रामे नहीं देखना चाहती। हम देखिए, हम सियासत को, जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत को शायद हमसे बेहतर आप समझते हैं। और भी पार्टियां रही हैं, लीडर जेल गए हैं। क्या पार्टी को इमरान खान के जेल में होते हुए, एक तो ये है कि जाहिर बात है सियासी तौर पर तो मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से चलना है, जो एहतजाज करने हैं, जो पार्टी के इंतजामी अमूर हैं, उनको चलाने में मुश्किल इस वक्त हो रही है? देखिए, इंतजामी अमूर पहले भी पार्टी के कोई एक दो शख्सियात नहीं चलाती। यहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी है और इमरान खान की जात है। इमरान खान साहब की डायरेक्शंस अंदर से आती हैं, पॉलिटिकल कमेटी उनके ऊपर फैसले करती है, कोर कमेटी उनकी तौसीक करती है, और फिर वो प्लान जो है वो आगे कर दिए जाते हैं। इस किस्म के इख्तलाफात से पार्टी के इंतजामी अमूर चलाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर वो मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास PTI की जो पावर बेस है खैबर पख्तूनख्वा, वो है। अलीमा खान साहबा, जाहिर बात है फैमिली है जो इमरान खान की, और उनका पार्टी के अंदर चाहे कोई रोल हो ना हो, लेकिन उनका एक स्टेटस तो जाहिरी तौर पर जो है वो है, मौजूद है। खान साहब की बहन होने के नाते से, मैंने पहले कहा ना, एक तरफ हमारी बड़ी बहन है, उनके नाते से उनका एहतराम सब पे लाजिम है और सब वो एहतराम करते हैं। और जहां तक रहेगी पार्टी के अंदर, तो वो रीमा बाजी खुद भी 10 दफा कह चुकी हैं क्लैरिटी के साथ कि भाई मेरा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और आज से 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये वाजे कर दिया कि मेरी जौजा या मेरी हमशीरगान, उससे किसी का भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब वो खान साहब, उनकी बहनें, उनकी जौजा खुद कह रहे हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एम पार्टी में कोई लोग तुले रहे कोई ताल्लुक उनका कायम करने में तो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में हमें रीमा बाजी की और इमरान खान साहब की बात सुननी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं, तो खाम खा उसमें उनको ड्रैग न करें। अच्छा, ठीक है, राइट। शेख साहब, अब मैं जरा जो एक और, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जो कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है वहां पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को किस तरह से जो है वो देखती है? हम सर ये समझते हैं, देखिए 17 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्लिमानी पार्टी से लेके नीचे ज़िली बॉडियों तक हमने कश्मीर एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को भरपूर और मनोवन तरीके से उसकी हमने हिमायत का ऐलान किया था। अभी जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कई जिलों के हमारे कश्मीर के सदूर भी शामिल हैं, जो इस एक्शन कमेटी के साथ जो है वहां पे गिरफ्तार हुए। हम ये समझते हैं कि कश्मीर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉलोनी बाय दिस गवर्नमेंट। दिस PDM गवर्नमेंट शुड, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इंटरनेट और तमाम सर्विसेज बहाल करनी चाहिए, इनको रेंजर्स, FC और जो और फोर्सेज वहां पे बुलाई हैं उनको फौरी वापस बुलाना चाहिए। संजीदा निगोशिएशन, संजीदा मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। लास्ट टाइम भी इन्होंने बदमाशी की कोशिश की थी, फिर उससे तो याद होएगा बंदे शहीद भी हुए सन, मार कुटाई हुई, पुलिस की गड्डियां सड़ियां, रेंजर दी गड्डियां सड़ियां, बंदे भी जख्मी हुए।
फिर खल्ले शल्ले खा के फिर वो गल उड़ानी मान के बैठे सन। अब भी अगर अल्टीमेटली जूते प्यार खाने के बाद भी आपने बात पे बैठना है तो वाई पुट नेशन थ्रू दिस। देखे, जब आप किसी रेंजर को या किसी पीसी के जवान को या पंजाब पुलिस को फॉर दैट मैटर अगर आप किसी कश्मीर में भेजते हैं और वहां पे आप उनसे बैटन चार्ज कराते हैं या पब्लिक के साथ लड़ाई कराते हैं तो इसका मतलब आप तो बड़े जालिम आदमी हैं। आप इदारों के जवानों की और पाकिस्तान के नौजवानों की आपस में नफरत बढ़ा रहे हैं। Why drag other forces into it? Bloody hell. अच्छा। I mean, you are political, अपने आप को claim करते हैं. Why can't you come up with the political solutions? And on that note, a very serious political solution. अच्छा। हर बार ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਚਾਲੋ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣ। मतलब कश्मीर की एक अपनी सेंसिटिविटी है, वहां के लोगों की अपनी सेंसिटिविटी है। You should know how to deal with it. और शेख साहब एक और मामला है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने बात की है, उन्होंने हिंट किया है कि कोशिश करेंगे कि पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापस लाएं। कोई बात हुई है पार्टी में इस पर या कोई राब्ता हुआ है पार्टी के साथ? सर बाकायदा तौर पे चेयरमैन कायम मुकाम गौहर साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब या मेरे से बाकायदा तौर पे हम तीनों में से किसी के साथ कोई राब्ता इस वक्त तक नहीं हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस पार्लिमानी पार्टी की अगर किसी बात का आपने जिक्र कहा है तो ऑब्वियसली पार्लिमानी पार्टी में हर तरह की राय मौजूद होती है। ये फैसला इमरान खान साहब के हुक्म पे किया गया, ये सीफे खान साहब के हुक्म पे किए गए। किसी भी कमेटी की अहमियत इमरान खान साहब के हुक्म से ज्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी फैसला लेंगे वो इमरान खान साहब लेंगे। कोई कमेटी चाहे पार्लिमानी हो चाहे पॉलिटिकल हो, इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। अच्छा, राइट, बिल्कुल ठीक। शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसराइली फौज ने गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमला करके स्वीडन की मोहल्लियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, नेल्सन मंडेला के पोते समेत 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 40 से ज्यादा सिविलियन कश्तियों पर मुश्तमिल ये जो फ्लोटेला था, ये गजा के लिए अद्वियात और खुराक लेकर जा रहा था, जिसमें तकरीबन 500 अरकान पार्लियामेंट, वकला और कारकुनान सवार थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इस फ्लोटेला में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे थे। उन्हें इसराइली फौज ने जहाज पर चढ़ाई के दौरान हिरासत में लिया। तर्जुमान फ्लोटेला ने वाजे किया है कि इसराइली फौज ने फ्लोटेला में शामिल 37 ममालिक के अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21, मलेशिया के 12 लोग शामिल थे। फलस्तीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बेड़े को रोकने की मुजम्मत करते हुए कहा है कि गजा की पट्टी के साहिलों समेत फलस्तीनी इलाकाई पानियों पर इसराइल को कोई इख्तियार या खुद मुख्तारी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी मुजम्मत की है और रिहाई का, जिन अफराद को हिरासत में लिया गया उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से इस इसराइली कदम की मुजम्मत की गई है। अब एक तरफ तो ये सब चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुजव्वज़ा जंग बंदी पर मुजव्वज़ा जंग बंदी का जिस मंसूबे का ऐलान किया था, उसके बाद कई कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आ गई हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां करवाई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी वाज़े किया है कि यह मंसूबा उन नुकात से मुख्तलिफ है जो 8 मुसलमान ममालिक ने तजवीज़ किए थे। मंसूबे में वो अहम नुकात शामिल हैं जो पाकिस्तान ने 7 दीगर ममालिक के साथ मिलकर तजवीज़ किए थे। अब एक तरफ तो ये फ्लोटेला वाला मामला और दूसरी तरफ ये जो गजा में जो कुछ हो रहा है उसका मुस्तकबिल और क्या कोई जंग बंदी की उम्मीद है या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर जो इसराइली फोर्सेस ने धावा बोला, वहां लोगों को अरेस्ट किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है या कोई मुल्क इसको रुकवा नहीं सकता था कि, और इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता था कि जो इमदाद है वो तो कम से कम पहुंचे फलस्तीनियों तक?
जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अब बैनुल अक़वामी कानून रह गया जो इसराइल ने वायलेट नहीं किया। हर किस्म का कानून, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, किसी भी किस्म का कोई कानून, ह्यूमन राइट्स का कोई कानून नहीं छोड़ा जो इन्होंने वायलेट नहीं किया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक रोग स्टेट जो है वो अपनी पावर को इस तरह ब्रांडिश कर रही है, और एक इतनी बड़ी ताकत अमेरिका उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है। अमेरिका के अंदर आपको पता है कितनी आवाजें उठी हैं, यूनिवर्सिटीज में उठी हैं, उनकी जो सड़कें भर गई लोगों के साथ, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, दूसरे शहरों में, लेकिन कोई जू नहीं रेंगी है ना अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स पे और ना इसराइल के ऊपर। तो ये एक हमारे वक्त का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक ऐसी रोग स्टेट जो है वो हर किस्म का जुल्म रवा रखे हुए है, और कोई ताकत नहीं है ऐसी जो उनको रोक सके। ताकि मुसलमान और अरब मुल्क जो हैं वो भी मिलकर, उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको रोक सके। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, इस पे दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि एक तरफ गाजा में इतना जुल्म हो रहा है और जहां दूसरे लोग उनके लिए उनका दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये जो मुजवजा मंसूबा हमने देखा, इसकी आपको क्या लगता था, इससे अचीव क्या करना चाहते थे, और फिर उसमें जो तब्दीलियां की गई, तो अमेरिका और इसराइल का मकसद क्या था? देखिए, उनकी तवक्को तो ये थी कि भाई हॉस्टेजेस वापस आ जाएंगे, ठीक है जी, और बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। और उसमें सारी नेचुरली मुख्तलिफ फेजेस थी, पहले सीज फायर होगा, फिर गाजा की गवर्नेंस की बात होगी, और अखीर के ऊपर जाके वो स्टेट की रिकग्निशन वगैरह का इशू आएगा। लेकिन सीज फायर अगर होता है और उससे पहले हॉस्टेजेस वापस चले जाते हैं, और हमास तो डिसार्म भी नहीं करेगी अपने आप को, वो भी उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं। गोया सारी कंडीशंस ये हैं कि सीज फायर करवाने के लिए आप ये सब कुछ करें, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सीज फायर हो जाए। तो अगर ये सीज फायर ही नहीं होता तो फिर आगे कौन से स्टेप्स चलने हैं? लगता यह है कि सभी हल निकालना चाहते हैं, और अमेरिका भी कोशिशें कर रहा है, वेस्ट भी कोशिशें कर रहा है, यूरोप कोशिशें कर रहा है, मुसलमान ममालिक की भी यही कोशिश है। तो आपके ख्याल में इसका मुतबादिल क्या है? क्या कोई हल अभी नजर आ रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में? यही है कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए जो अरब ममालिक थे, मुसलमान ममालिक थे, उन्होंने शुरू में तो इसको वेलकम किया, लेकिन जब तफसीलात में गए तो उनको अंदाजा हुआ कि अभी कुछ मामलात और सेट होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एग्रीमेंट होता सीज फायर, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए ताकि लेजिटिमाइज हो, ताकि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी जो मुल्क आएंगे वो भी तो बाकायदा उसी लेजिटिमेसी से आएंगे। तो एक तरफ तो ये पीस प्लान, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, कितने अरब मुसलमान मुल्क मिले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है मजम्मत के अलावा। तो दुनिया का और कहीं तरह से तजवीज भी नहीं आ रही। तो अल्टरनेटिव ना होना भी मैं समझता हूं कि ये भी एक दुख की बात है, क्योंकि उसका मतलब यह है कि अमेरिका और इसराइल जो प्रपोज कर रहे हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या करें आप, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव तो कोई है नहीं। या तो आप ताकत की जबान समझते हैं ना इसराइल, तो आप ताकत की जबान से समझा सकते हैं उनको, वो तो हुआ नहीं। तो फिर ऐसे में तो यही नजर आ रहा है कि भाई यही पीस प्लान है, इसके ऊपर अमल करो, कर सकते हो तो करो, नहीं करते हो तो फिर जाओ, हम तो इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सको। तो ये अलमिया है सबसे बड़ा, क्या अल्टरनेटिव नहीं है। राइट। लेकिन एजाज चौधरी साहब, जो पाकिस्तान है, अब एक तरफ तो जाहिर बात है वो मुसलमान ममालिक के साथ खड़ा है, हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर है इस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं जो अभी बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो हमारे लिए अब चैलेंज इस वक्त क्या है, किस तरह से हमें इस सिचुएशन में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और किन चीजों को सामने रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी की है, उनके हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया है। कायदे आज़म के ज़माने से कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि ये बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, ये फ़लस्तीन रियासत होगी जिसमें यहूदी आके रह लें। लेकिन उस वक्त 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसके 2 टुकड़े कर दिए और कहा ये फ़लस्तीन का होगा या इसराइल का होगा। फिर बाद में अरबों ने जंगें की और उसके नतीजे में इसराइल ने करते करते तकरीबन सारा इलाका कब्जे में कर लिया, सिवाय गाजा के और सिवाय वेस्ट बैंक के। वेस्ट बैंक में भी वो अपनी सेटलमेंट्स बनाते चले जा रहे हैं, और गाजा में तो आप देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ खाली कराई जा रहे हैं ताकि इनको साउथ में सुकेड़ दें।
तो ऐसे हालात में जो आप 3 जंगों से नहीं जीत सके, तो वो अब डिप्लोमेसी के मैदान में तो नहीं वो आपको आने दे रहे। और वक्त में ये भी देखा है कि उन्होंने जो उनकी मुखालिफ ग्रुप थे, हिजबुल्लाह था, उसको भी उन्होंने कमजोर कर दिया है, हमास को भी कमजोर कर दिया। वहां पे अल असद रजीम जो उनके खिलाफ थी वो भी चली गई। ईरान उनके साथ एक मुजाहमत करता था, ईरान पे भी इन्होंने अटैक किया और ईरान ने कुछ जवाब भी दिया। खैर, तो अब ऐसी सूरत हाल बन गई है कि इसराइल दंदनाता फिर रहा है और अमेरिका उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। तो चुनाचे जब उन्होंने पीस प्लान भेजा तो लोगों ने कहा कि चलो कम से कम कुछ तो खून तो रोके, कुछ खून बहना तो बंद हो। तो इस वजह से शुरू में तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर बाद में ये अंदाजा हुआ कि हमास को भी शायद काबिल कबूल नहीं है और बहुत से अरब मुल्क जो है चाहते थे कि कुछ और मजीद वजाहतें आए। तो चुनाचे अब ये फिर मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। और फिर जिस तरह के मैंने पहले कहा और आपने भी कहा कि अल्टरनेटिव क्या होगा, वो तो फिर खून इसी तरह बहता रहेगा और फिर हम सब देखते रहेंगे बेबसी से। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात हो जाए आजाद जम्मू और कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की। वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है उस पर एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। इस कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, इंजीनियर अमीर मकाम, राजा परवेज अशरफ, वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, साबिक सदर आजाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा जो है वो शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद में मौजूद है। मुजफ्फराबाद रवानगी पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने कश्मीरी अवाम के मुतालबात सुनने और हल करने के अज़्म का इजहार किया है। कमेटी अरकान ने कहा है कि चाहते हैं एहतजाज खत्म हो, कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम के जायज मुतालबात फौरी तौर पर पूरे किए जाए। गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 3 रोज के दौरान तकरीबन 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस लिया है और शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील की। उन्होंने मुजाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाकयात की फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एहतजाज पर आवाम से पुरअमन रहने की अपील की। अब ये जो कमेटी बनी है ये क्या कर रही है, किस तरह से बातचीत हो रही है, क्या जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हमारे इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद महमूद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। खालिद, ये बताइएगा जो कमेटी है उसने अभी तक क्या काम किया है, क्या प्रोग्रेस की है इस मामले के ऊपर? रहमान, देखें जी, एक तो बात यह है कि जो ये अवामी एक्शन कमेटी बनी है ये इसका दूसरा एहतजाज है। इससे पहले इन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर भी एहतजाज किया था और बड़ी पुरशद्दत किस्म के वाकयात उस वक्त भी हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। ये जो कमेटी है ये उस वक्त से मुसलसल चल रही है और ये अवामी मुतालबात को लेकर हमेशा जो है वो बातचीत की आगे आती है और खासकर जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट होती है उसको ये टारगेट करते हैं और वहां पे बातचीत के लिए अपने मुतालबात रखते हैं। आप देखें कि 30 से 32 इनके मुतालबात थे, बुनियादी तौर पर इनके मुतालबात थे जो कि बड़ी हद तक जो इनमें 95 जी खालिद, आपको हम सुन नहीं पा रहे। मैं जरा जो है वो खालिद से जो है वो हम फिर से जो है वो राब्ता करेंगे। 12 ये जो कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल जो बनी है इस पर हुकूमत ने जो है वो एक कमेटी बनाई और कमेटी जो है वो अभी इस वक्त जो है वो मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि कमेटी जो है वो वहां पर जो है वो बातचीत भी कर रही है और इस सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बहरहाल ये जब से सूरत हाल बनी है उसके बाद से
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने फौरी तौर पर इन वाक़यात की तहकीकात का जो है वो कहा है। ये कमेटी जो है इसमें सेनेटर राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, एहसन इकबाल इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो राजा परवेज अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल हैं। और जो ये कमेटी है इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी हैं, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान जो है वो भी इसका हिस्सा हैं। और ये जो कमेटी है इस कमेटी ने जाकर वहां पर मुतालबात सुनने हैं और इन मुतालबात को जो है वो हल करना है। खालिद से फिर से राब्ता हो गया। खालिद, आप बता रहे थे कमेटी के हवाले से कि कमेटी ने अभी तक क्या प्रोग्रेस क्या की है? मैं वही बता रहा था कि बैकग्राउंड है इस कमेटी का कि ये कमेटी अभी तक फाल थी और जैसे ही इनके हाथ नए मुतालबात आए तो ये फिर मैदान में आ गए और इन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए। अब देखें 27 से 28 मुतालबात जो थे वो गवर्नमेंट ने इनके तस्लीम कर लिए। अब इनको टैक्सेस का जो नफाज है आज़ाद कश्मीर में उसके ऊपर इनको एतराज़ात हैं क्योंकि ये सारे पाकिस्तान में भी नाफज है, आज़ाद कश्मीर में भी नाफज है, दुनिया भर में ये टैक्सेस मामूल की कार्रवाई होती है कि रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस जो है वो नाफज किए जाते हैं। फिर उसके बाद इनका सबसे जो बड़ा मुतालबा इस वक्त चल रहा है वो ये है कि महाजीन की जो 12 सीटें हैं वो खत्म कर दी जाएं और आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसमें सिर्फ वहां के रहने वाले जो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनका सिर्फ इंतखाब किया जाए। इसके ऊपर मुज़ाकरात अभी जारी थे कि ये एक्शन कमेटी जो है इन्होंने ये सड़कों पर आ गई और इन्होंने सड़कों पर आकर वो पुरतशद्दद एहतजाज शुरू कर दिया। आप देखें कि 3 रोज के दौरान बड़े अफसोसनाक वाकयात पेश आए। आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा पड़ा है, कैसे पुरतशद्दद वाकयात हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये एक ऐसा हसास इलाका था जहाँ पे हमें ख्याल करना चाहिए, हमारी जो वहाँ पे सियासी जमातें हैं उनको और इस अवामी एक्शन कमेटी को ख्याल करना चाहिए था कि हम कहाँ पे खड़े हैं और किस लेवल पे, और आजकल जो हालात हैं इंडिया के साथ वो हमारे किस लेवल पे हैं। अब देखें जी, ये एक एहतजाज शुरू होता है ना तो पाकिस्तान में बैरूनी मदाखलत जो है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है, केपीके में चल रही है। वही लोग जो है वो इस तरफ भी अपना माइल हुए कि इन लोगों को भड़काया जाए, इन शर पसंद जो नौजवान हैं इनको मुश्तिल किया जाए। उसका नतीजा ये निकला कि ये नौजवान तशद्दुद पे उतर आए। कल देखें जी 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। 175 के करीब पुलिस एहलकार अब अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जख्मी है बेचारों, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का सर फटा हुआ है। ये सारी चीजें जो है ये अफसोसनाक है कि इस कदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए जैसा कि नजर आया। अब लेकिन अभी ये जो कमेटी गई है ये किस तरह से जो है वो क्या बातचीत जो है वो कर रहे हैं? आपने कहा कि पहले भी जब बनी थी इनके मुतालबात जो है वो तस्लीम हो गए थे और जो है वो अभी बातचीत का क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से बात होगी? क्योंकि इसमें तो कश्मीर के वजीर आजम भी शामिल हैं, फिर साबिक सदर सरदार मसूद खान भी इसके अंदर शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो ये जाकर किस तरह से मुलाकातें करेंगे और क्या जो है वो कब तक जो है वो कोई इंदिया आया है कि बातचीत जो है वो उसकी कामयाबी के इम्कानात क्या है? जी रिमान देखें जी, क्योंकि ये कमेटी हाई अफ्स की ये कमेटी बनाई गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी, खासकर पार्टी के अंदर भी, उनको वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर आज मुजफ्फराबाद भेजा गया। इसमें वो जो सरदार मसूद हैं साबिक सदर हैं, उनका बड़ा असर रसूख है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनको उसमें अटैच किया गया और उनको भी साथ भेजा गया। अब देखें कि ये बुनियादी तौर पर कुछ फॉल्ट हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी कि ये जो बातचीत है ये पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। इसमें थोड़ी ताखीर हुई, लोग बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए। इस कमेटी को 2-3 रोज पहले चले जाना चाहिए था, मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए था, उनको एंगेज करना चाहिए था, मुज़ाकरात की टेबल पे उनको बैठाना चाहिए था। इसमें थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन अभी इतनी ताखीर नहीं हुई। अब भी मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकते हैं। उनको आज बैठाया गया, तवील नशिस्त हुई है, लेकिन इसमें यह है कि उनके जो जितने अजला हैं उसमें 30 के करीब उनके अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं, वो सारे बैठना चाहते हैं उस कमेटी में कि हम सब अपने अपने मुतालबा सामने रखेंगे। ज्यादा ये एक डिफरेंट सूरत हाल है कि उनकी तादाद ज्यादा है लोगों की, 1-2 बंदे हों, 3 बंदे हों, 4 बंदे हों तो उनके साथ मुज़ाकरात आसान होते हैं। वो सारी एक्शन कमेटी जो है वो सामने बैठना चाहती है कि हम सब बात करेंगे। उसके बाद कोई बंदा एक दूसरे को ना वो आप कह लें कि एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलेगा, जो मुज़ाकरात में होगा वो सामने आएगा। अब आज का दिन मुज़ाकरात हुए, अब कल दोबारा फिर मुज़ाकरात होंगे क्योंकि टीम वापस नहीं आई। मुज़ाकराती टीम ने लिया है, मुज़ाकरात उनके सुने हैं, उनके मुताबिक सुने हैं, प्राइम मिनिस्टर को पेश किए हैं। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद फिर दोबारा उनको गाइडलाइन देंगे और कल फिर दोबारा वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और तो यही की जा रही है कल इंशाल्लाह मुज़ाकरात जहां वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये जो पुरशद्दत वाक़यात हो रहे हैं इसमें आज भी रुका हुआ था ये मामला और तो यही की जा रही है कल ये मामला रुक जाएगा और उनके जो जायज मुतालबात हैं वो सारे तस्लीम हो जाएंगे।
अब तक 95% मुतालबा तस्लीम हो चुके हैं। जी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अब जो है वो सारी सूरत हाल और कमेटी जो इस वक्त कर रही है उस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद में पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आजाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे की कवरेज करने वाले सहाफियों को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस प्रेस क्लब के बाहर मौजूद मुजाहरीन को पकड़ने के लिए क्लब के अंदर दाखिल हो गई। ताहम सहाफियों ने कहा कि पुलिस ने प्रेस क्लब के अंदर भी सहाफियों पर बदतरीन तशद्दुद किया और उनके कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस कैफेटेरिया में दाखिल हो गई जहां तोड़फोड़ की गई और साफी जो कि वहां पर मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। PFUJ, CPNE समेत सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर PFUJ अफजल भट्ट का यह कहना है कि तारीख का बदतरीन वाक़या है। अगर कोई मतलूब शख्स था भी तो पुलिस को प्रेस क्लब की इंतजामिया से राब्ता करना चाहिए था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद की मुज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जमान MQM ने भी कहा है कि पुलिस का धावा काबिल मुज़म्मत है। गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के सदर और अरकान से रुजू किया जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पेश आए इस नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुलव्वस एहलकारों का तयन करके फौरी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। अब से कुछ देर पहले जो है वो वजीर ममलिकत हलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि वो वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है वो इस वाक़े पर और ये जो सूरत हाल हुई है इस पर जो है वो सहाफियों से जो है वो माफ़ी मांगते हैं। बहरहाल उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन देखना ये होगा कि पहले जो है वो पहले इस तरह का वाक़या हुआ ही क्यों है और क्या वजह बनी के बावजूद इसके कि इस मामले की हसासियत भी है, पुलिस के एहलकारों को मालूम भी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस के एहलकारों ने इस तरह की कार्रवाई और वो भी प्रेस क्लब जैसी जो है वो जगह पर की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।